हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। दिस इज संदीप और आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये थर्ड लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का और ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेक्चर है। अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे लेवल की करनी है कि एएमयू में जो क्वेश्चन आते हैं या फिर जी मेन में जो क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये सारे लेक्चर्स प्रीफर करने पड़ेंगे। ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक देखिए। आई एम डैम श्योर कि मेरे लेक्चर्स देखने के बाद आप इजीली करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे पीवाईक्यूज बना लेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप अगर मुझसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर कोचिंग। हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन का पैकेज भी है एमयू बीटेक एंड बीएससी का, तो यू कैन ज्वाइन दैट बैच आल्सो। ठीक है, और अगर ज्वाइन करना है तो आप टीचमेंट के थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कॉल करके यू कैन आस्क जो भी आपको डाउट है, यू कैन आस्क एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में बहुत ही सिंपल बात हुई थी। हमने सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन देखा था। सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन देखा था। तो ये जो सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन वाला मामला है, सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन का, इसमें हमने यही देखा था कि सीरीज़ किसे कहते हैं। सीरीज़ में हमने देखा था कि अगर कोई सपोज दैट दिस इज़ एक बैटरी है और अगर इससे आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट निकल रहा है, तो जो करंट यहाँ जाएगी, जो करंट यहाँ जाएगी वही करंट आगे फ्लो होगी। ठीक, और फिर वही करंट थोड़ा सा और आगे फ्लो होगी। मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होगी। तो ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में तभी होंगे जब करंट क्या हो, करंट मस्ट बी सेम। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो भाई। करंट अगर सेम नहीं है, करंट अगर सेम नहीं है, अगर करंट सेम नहीं है तो हम बोल ही नहीं सकते हैं कि ये किस में है, सीरीज में है। ठीक, पैरेलल में क्या था? पैरेलल में क्या था कि सारे रेजिस्टेंस का एक पॉइंट, तीनों का सारे रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल किसी एक पॉइंट पे था और बाकी दूसरा वाला टर्मिनल ये वाला दूसरे वोल्ट पे था। मतलब इन हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज सेम था। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो दैट्स कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर हमने देखा था कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो अगर मुझे आर नेट लिखना है कि इन तीनों को हटा के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना हो या इन तीनों के बराबर किसी एक रेजिस्टेंस से इसको रिप्लेस करना हो, तो मैं आर नेट की वैल्यू लिखता था, सबको डायरेक्टली जोड़ देता था। लेकिन अगर इस केस में बोले तो हम बोलते थे कि इसमें हम क्या बोलते थे कि इन तीनों का अगर इक्विवेलेंट निकालना हो तो बोला जाता था कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सिंपल बात हुई थी तब ऑन दैट टाइम। ठीक है, अब उसके बाद से क्या हुआ कि हमने पावर का रेशियो देखा। पावर का रेशियो देखा तो हमें ये पता चला था कि जो पावर का रेशियो होता है, अगर मैं बोलूँ कि इसमें इसमें अगर पावर इसके अकॉर्डिंग, इसके क्रॉस पावर P है, P1 है, इसके क्रॉस पावर P2 है, इसके क्रॉस पावर P3 है, तो इन सब रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर डिसिपेटेड क्या होगा? तो हमने बोला था कि जो पावर डिसिपेशन का रेशियो होगा R2 P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 जो होगा वो किसके बराबर होगा? R1 रेशियो R2 रेशियो R3 के बराबर होगा। ये हमने बोला था बिकॉज यहाँ पे जो P होता है, पावर क्या होता है, करंट सेम है, तो हम बोलते थे I²R होता है। तो पावर जो है, करंट तो सबके लिए सेम है, तीनों रजिस्टर के लिए सेम है, तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें वोल्टेज सेम था, तो हम लोग बोलते थे P इज इक्वल टू V²/R। तो P1 रेशियो P2 रेशियो क्या आता था? P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या आता था? ये आता था, एक किसके इक्वल था? 1/R। हाँ, वह या ऐसे बोलो 1/R1 इज इक्वल टू रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3, ऐसे ही था ना? याद है? ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करता था कि अगर दो रजिस्टेंस हैं, सिर्फ दो रजिस्टेंस है, तो आर इक्वलेंट R1 प्लस R2 लिख देते हैं। लेकिन ये वाला जो चीज़, अगर दो रजिस्टेंस पैरेलल में लिखा होता है तो आर इक्वलेंट क्या लिखते हैं? R1 R2 अपन R1 प्लस R2। मतलब ऊपर मल्टीप्लीकेशन होता है, नीचे एडिशन होता है। अब ये चीज़ ना हमें याद रख लेना है। क्यों याद रख लेना है बताओ? बिकॉज हर क्वेश्चन में, हर दूसरे क्वेश्चन में इसका क्या होता है? यूज़ होता है। और हम लोग अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो अपने को यूज करना आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना? क्यों भाई?
उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखा था वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस एनी रजिस्टर, वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल। याद है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। वोल्टेज डिवीजन रूल इंपॉर्टेंट है कि वोल्टेज डिवीजन रूल क्या है, डिवीजन एंड करंट डिवीजन रूल क्या है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लिया कि ये 3 वोल्ट दो रजिस्टर हैं। अब इनके क्रॉस अगर V1 और V2 ड्रॉप हो रहा है और एक नेट V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो ये कितना V1 और V2 कितना होगा, ये निकालने के लिए अगर मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या बोलूँगा, V1 निकालनी है तो ये V नेट को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। और किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, R1 और R2 में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा R1 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहाँ R1 लिखूंगा और नीचे दोनों को जोड़ के लिख दूंगा R1 + R2। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर 3 होते, मान लो एक और होता तो क्या होता, तो मैं बोलता V1 निकालना है R1, तो V1 निकालना है R1 के क्रॉस, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि V नेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और R1 के क्रॉस निकालना है, तो R1 ऊपर रहेगा और अपन नीचे टोटल कर दो R1 + R2 + R3। ठीक है, तो ये था वोल्टेज डिवीजन रूल। अगर V2 निकालना होता कि R2 के क्रॉस कितना वोल्टेज वो हो रहा है, वेट सर। ओके, सो तो हम देख रहे थे वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल। स्क्रीन नहीं आ रही है। ओके, इट्स विजिबल नाउ आई थिंक। ठीक है, ये था वोल्टेज डिवीजन रूल। अगर V2 के क्रॉस वोल्टेज निकालना होता तो मैं क्या बोलता, V2 के क्रॉस वोल्टेज निकालना होता तो मैं क्या बोलता, मैं बोलता वोल्टेज के क्रॉस V2 जो होगा, V को डिस्ट्रीब्यूट करना है और R2 के क्रॉस निकालना है R2 और अपन टोटल कर दो R1 + R2। R1 + R2 + बस R3। सिंपल। हाँ, अगर 3 है तो R1 + R2 + R3। उसी तरीके से जब पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है तो यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मान लो ये करंट आई आ रही है तो कुछ करंट इधर चला जाएगा और कुछ करंट इधर चला जाएगा। तो अपने को ये I1 और I2 फाइंड करना है कि R1 रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा और R2 रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा। अब तुम्हें पता है वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा ये R पे डिपेंड करता है, लेकिन करंट कितनी जाएगी ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। करंट और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, हाँ या ना? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमें कह सकते हैं कि जिधर कम रेजिस्टेंस है उधर करंट ज़्यादा जाता है। तो अगर I1 मुझे निकालना है तो मैं ऐसे निकालूंगा, I को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं बोलूँगा I1 = I को डिस्ट्रीब्यूट करना है मल्टीप्लाई बाई किस में, अगर R1 में निकालना है ना तो R1 के अपोजिट वाले को ले लो, ये हो गया R2 अपान टोटल R1 + R2। और अगर I2 निकालना होता तो कैसे निकालता मैं, अगर I2 निकालना है तो कैसे निकालता, मैं बोलता I को डिस्ट्रीब्यूट करना है, R2 में निकालना है तो ये क्या करो, अपोजिट वाले को लो R1 + R2। और तुमने देखा भी था कल, हाँ बोलो सर। ये बताइए, अगर मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस इसमें लग गए तो अपोजिट वाला कौन सा लेगा? तुम कहना चाह रहे हो कि अगर 3 रेजिस्टेंस एक और लगा होता, यही ना? जी सर। तुम कहना चाह रहे हो एक और लगा होता तो पहले अपोजिट में ये दोनों आ गए, इन दोनों का नेट ले लो, इन दोनों को एक पैरेलल से रिप्लेस कर दो। मान लो दिस इज R1 और यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट। अब इसके लिए ये अपोजिट है, समझ में आया? जी सर, समझ गया। ठीक है, चलो। तो मैंने कल इसका डेरिवेशन भी कराया था तो अब मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, बस मैंने एक बार रिकैप करवाया बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब एक चीज़ और थी कि अगर n आइडेंटिकल लगे हों पैरेलल में तो हम डायरेक्ट R/n लिखते हैं। जैसे अगर 4 ओम और 4 ओम पैरेलल में लगा है, 4 ओम और 4 ओम पैरेलल में लगा है, तो AB के क्रॉस R इक्विवेलेंट क्या होगा, AB के क्रॉस R इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 लगे हैं, 2 आइडेंटिकल पैरेलल में गए तो 4/2 कर दूंगा, 2 आइडेंटिकल पैरेलल में लगे हैं तो R इक्विवेलेंट 4/2 कर दूंगा, ये 2 आ जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हमें डायरेक्ट अगर आएगा ना तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। बात समझ में आई मेरी? अच्छा, एक क्वेश्चन और दिस इज़ फॉर यू जस्ट। मैं एक रिकैप करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें एंड टेल मी द आंसर। प्लीज़ सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर। लास्ट टाइम हुआ था, फिर मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। देखो, जिनको अब तक का नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पिछले सेशन का रिकैप था, अभी मैं आज का सेशन इस क्वेश्चन के बाद से स्टार्ट करूँगा। तो एक क्वेश्चन कितने लोग मुझे बता पाएंगे? कैसे? ऑफ कोर्स, कैसे बोलोगे भाई ये सिल्वर है, सिल्वर मतलब ये टॉलरेंस बताता है, ये फार्मूला यही होता है ना, AB × 10⁻⁶ +- D।
और ए जो चीज़ है ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अब डी क्या है? डी सिल्वर है, तो सिल्वर मतलब +-10। अरे +-10 10 का ही तो वो बताता है ना, यस सर। क्या बताता है? टॉलरेंस बताता है। अब ए बी पे आ जाओ, अब ए बी पे आ जाओ। अब ये कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि हमने बोला था, क्या बोला था बताओ? फॉर्मूला क्या था? बी बी रॉय, उसके बाद गुड वाई वेरी गुड वाइफ। अब ये वाइफ है लास्ट में, यानी कि 9 नंबर। अरे लिखते हैं ना 0 1 2। हु इज दिस? भाई मैं म्यूट कर दूं जो। सर डी आंसर। अरे हु इज दिस यार? भाई यार क्लास हो जाता है ऐसे में तो। 4 5 6 7 8 9। अब भैया ये बताओ, वाइट है, पहला क्या है? वाइट है, तो मैं लिख दूं 9। अब बी, बी मतलब क्या? बी, बी मतलब यहाँ पे ब्राउन दिया गया है, तो ब्लैक के नीचे ब्राउन, ब्लैक के नीचे ब्राउन, दिस इज 1 इंटू 10 टू द पावर। सी, सी कहाँ है? सी मतलब यहाँ पे सी दिया है रेड, रेड मतलब 2, तो ये हो गया 2 + डी, ये 10%। 10% को क्या लिख सकते हो? 0.01। छोड़ो उसकी कोई बात नहीं, इसको लिखो 9.8 इंटू 10 टू द पावर 3 ±0.1, यही ना? अब ये तो 10 टू द पावर 3 किलो में चला गया, ये ओम था ना, ये किलो में चला गया। अबे 9.1 किलो ओम, आंसर, दैट इज आंसर। ये थोड़ा सा और जुड़ना चाहिए था, ठीक है, लेकिन चलो ठीक है। राउंड ऑफ में डी ऑप्शन इज करेक्ट, राउंड ऑफ करके डी ऑप्शन इज करेक्ट। कितने लोग को समझ में आया? तो क्या ऐसे सवाल याद है ना? खोपड़ी से उतर तो नहीं गया ना? यस सर। ठीक है, ये याद रख लेना बस। अगर बच्चा ये याद रख लिया और ये याद रख लिया तो कर लेगा, ऑफकोर्स कर लेगा, ठीक है। चलो भाई कोई बात नहीं, अब हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब आज सेकेंड मेथड पढ़ेंगे, दैट इज इक्विपोटेंशियल मेथड। रिकॉर्डिंग शुरू करना ओके, इतना लेट से रिकॉर्डिंग के लिए बोल रहा हूँ। सो लेट्स से स्टार्ट इक्विपोटेंशियल मेथड। अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें तुम्हें ना डायरेक्ट नहीं पता चलेगा कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को, इसमें क्या तुम्हें पता चल रहा है कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में है? अगर तुम करंट ए और बी के बीच निकालना है तो सोचो, अगर करंट ए से आए भी ना तो यहाँ पे भी बढ़ जाएगी, और फिर ये जो करंट यहाँ जाएगी यहाँ पे भी बढ़ जाएगी, और ये भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, मतलब सब कुछ बट जा रहा है। टोटल कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन पैरेलल में है कौन सीरीज में है। देखो डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है ना, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखेंगी इक्विपोटेंशियल पे। पहली बात, जब भी प्लेन वायर यूज हो समझ लो, अगर आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है तो इक्विपोटेंशियल लगने वाला है। अब इक्विपोटेंशियल क्या कहता है? इक्विपोटेंशियल में है कि सपोज दैट दिस इज अ वायर, दिस इज अ प्लेन वायर। ये क्या है? प्लेन वायर। अच्छा, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जहाँ प्लेन वायर यूज नहीं हो रहा होगा पर फिर भी वो इक्विपोटेंशियल वाला पार्ट होगा। अब दिस इज प्लेन वायर, मान लो ये पॉइंट ए है, इसका वोल्टेज भी है, ये पॉइंट बी है, इसका वोल्टेज भी है, और ये पॉइंट सी है, इसका वोल्टेज भी है। इन तीनों पॉइंट का वोल्टेज सेम है। सॉरी, सेम कैसे? अभी मान लो ये V1 V2 V3 है, मान लो VA VB और VC है, तो प्लेन वायर ये कहता है कि भैया ये प्लेन वायर है। अब ये मत सोच लेना कि हर वायर का रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे ये नहीं सोचना है। अगर रेजिस्टेंस होता तो ये दिखाता, नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब यहाँ से यहाँ के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब जो वोल्टेज यहाँ पे वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, ये दोनों इक्विपोटेंशियल होंगे। वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, मतलब इस पूरे वायर पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। इसीलिए तो इसको कह रहे हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट, ये सारे सेम पोटेंशियल पे हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अप्रोच सीखना है। टाइप 1 है और दूसरा होता है टाइप 2 सिमेट्री। अप्रोच सीखो, अप्रोच सीखो। मैंने बोला कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, तो ये अगला पॉइंट भी ए ही होगा, बिकॉज यहाँ का भी पोटेंशियल सेम है। क्या कहते हो गुरु? और ये इस पूरे वायर का पोटेंशियल सेम होगा तो ये पॉइंट भी ए ही होगा। क्या कहते हो गुरु? यस सर। अच्छा, क्या ए पॉइंट ए हो जाएगा? ए वाला पॉइंट इस नो, बिकॉज अगर तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो देख रहे हो बीच में एक रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका होगा, तो ये वाला पॉइंट सेम नहीं होगा, सेम पोटेंशियल का नहीं होगा, तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला ए है। अच्छा, अगर ये बी है तो ये पॉइंट भी बी होगा, इक्विपोटेंशियल पॉइंट, सेम पोटेंशियल। और अगर ये पॉइंट बी है तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरे वायर पे सेम पोटेंशियल होगा, ये पॉइंट बी है।
यस सर। तो मैं इस सर्किट को थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे पॉइंट ए मान लिया और पॉइंट बी मान लिया, क्योंकि हमें पॉइंट ए और बी के बीच में ही क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैं बोलूँगा भैया ये पॉइंट ए और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, सोचो। पहला रेजिस्टेंस कौन कौन सा दिख रहा है, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस दिखा आर। अब इसको मैं यहाँ बना दूंगा और जैसे ही यहाँ बनाऊंगा मैं वहाँ पे काट दूंगा ताकि मुझे कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज ना करे। तो एक आर वाला बन गया। अब दूसरा, इस ए और इस, अब देखना, इस ए और इस बी के बीच में भी एक पॉइंट है। देखो ए और बी के बीच में एक था, तुमने उसको बना दिया। फिर एक बी और ए के बीच में दिखा, इसको भी बनाओ, इसको भी समझ में आ रहा है, अप्रोच समझो। यस सर। अब इसको बनाए तो इसको भी काट दो। अब अगला रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में है, तो इसको भी बना दो और इसको बनाने के बाद यहाँ पे काट दो। अब कोई रेजिस्टेंस बचा नहीं, सारे रेजिस्टेंस काट दिए गए हैं। तो इसके बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। अब बताओ ये तीनों तुम्हें किस में दिख रहा है, पैरेलल सीरीज कुछ दिख रहा है तुम्हें? ऑफ कोर्स पैरेलल में दिख रहा है और तीनों आर 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 है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/3 ऑफ कोर्स। तो एक ऐसा सवाल था, लुल्ल सवाल था। क्यों भाई मेरे दोस्त? जी सर। अरे लीजी सवाल था यार, तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो, इजी नहीं था। पहले ये बताओ कितने लोग को अप्रोच समझ में आया कि मैंने इक्वी पोटेंशियल वाला अप्रोच कैसे बनाया, क्यों बनाया, कितने लोगों को समझ में आया? एहतेशाम, रमन, अब्दुल, डायलेक्टर्स, अफसाना, भावना, आतिक, डायलेक्टर्स को समझ में आया? ओके तो अब देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी तुम्हें प्लेन वायर दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या लगने वाला है? ऑफ कोर्स इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। तो देखो अगर सपोज दैट दिस इज ए, इसको अगर तुम ए कहती हो तो ये भी ए हो जाएगा। अरे सेम वायर है ना देवी, और सेम वायर ये भी है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी ये होगा। अब इस पॉइंट बी को देखो, अगर ये पॉइंट बी है तो ये पूरा का पूरा रेड से बनाता हूँ, ये पूरा का पूरा पॉइंट बी हो गया होगा। तो सिर्फ इसमें कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं, दो ही पॉइंट दिख रहे हैं, ए और बी के बाद बीच में बना रहा है। ऑफ कोर्स देखो ए और बी के बीच में बनाना है, ए और बी के बीच में बनाना है, और क्या दिख रहा है, सिर्फ दो ही पॉइंट दिख रहा है, ए और बी। तो ए और बी को कहीं यहाँ पे ड्रॉ करो, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी तेजी नहीं है अपने को, अपन लोग धीरे आदमी है। ए और बी के बीच में यहाँ पे ए रेजिस्टेंस, ए वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। देखो एक टर्मिनल ए पे है, एक टर्मिनल बी पे है, तो इसको मैं काट दूंगा और इसको ए और बी के बीच में लाके बना दूंगा। एकदम बढ़िया से समझते रहना, ठीक है। फिर अब अगला रेजिस्टेंस देखो, इस वाले रेजिस्टेंस को एक कहाँ किसके किसके बीच जुड़ा है, एक टर्मिनल ए पे जोड़ दिया गया है, एक टर्मिनल बी पे जोड़ दिया गया है, तो इसको भी ए और बी के बीच में जोड़ दो अपने मन से। एक ए और बी के बीच में ही जोड़ना है ना, तो ऐसे ही जोड़ोगे ना, या फिर किसी और तरीके से जोड़ोगे? ऑफ कोर्स कोई और तरीका नहीं है। ए रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में है, इसका एक टर्मिनल बी पे है, एक टर्मिनल ए पे है, इसका मतलब ए भी ए और बी के बीच में ही जुड़ा है, तो इसको भी जोड़ो ए और बी के बीच में। दिस इज ऑल्सो आर। लास्ट वाला ए बी ए और बी के बीच में, तो ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो आर। तो इसका मतलब आर आर आर, चार आर जो हैं पैरेलल में दिख गया मुझे। कितने लोग को पैरेलल में दिख गया? यस सर। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/4, दैट इज आंसर। R/4। भाई कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ऑफ कोर्स आना भी चाहिए। अब देखो ये IIT जेई मतलब जेई मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और DCE ये भी एक इंजीनियरिंग एग्जाम इसमें भी आया हुआ है। अब इस सवाल को कैसे करोगे, हाउ यू विल फाइंड? इसमें क्या पूछा गया, द टोटल करंट सप्लाइड, मतलब ये आई पूछा जा रहा है, अब कैसे पता करोगे? बोलो कि भैया पहले मैं अगर आर इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ, तुम अपने दिमाग में सोचो, अगर तुम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हो तो आई इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, बैटरी अपन आर इक्विवेलेंट, यही हो जाएगा ना। अब तुमको ये आई निकालना, तो कैसे निकालोगे? बोलोगे कि भैया मैं मान लेती हूँ ये पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी। मैं कोई भी पॉइंट दो मानूं ना कि ना मानूं, अपने मन से कोई भी पॉइंट मानो, तुम मानो। अगर इस पॉइंट को तुम मान लो, क्या मानना चाहोगे, बताओ क्या माने, बताओ डायलेक्टर्स, बोलो। ए और किसको बी मान लो, किसी और पॉइंट को बी मानो, बोलो किसको मानू बी? 6 ओम वाले को भी। सर वो जो सेंटर पॉइंट है उसे भी मानेंगे। अच्छा बी मानेंगे। और कोई पॉइंट मुझे मानना चाहिए कहीं? अच्छा इसको मुझे कुछ मानना चाहिए? नहीं, बिकॉज अगर ए पॉइंट ए है तो ये पॉइंट ऑफ कोर्स ए हो जाएगा। ये वाला भी।
जी सर। ए पॉइंट बी है, लेकिन ए पॉइंट नहीं पता चल पा रहा है कि क्या होगा, तो मुझे अपने मन से एक और पॉइंट मानना पड़ेगा, दैट इज सी। मैं पॉइंट कहाँ कहाँ मानना चाहिए, ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है, प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ, ये मैंने सी क्यों माना? ये समझ नहीं आया सर। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं किस, अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ, देखो जहां जहां भी रजिस्टर, मान सुनो, सकते हैं ना? लो बी मान लो यार, लो बी मान लो, जहां जहां रजिस्टेंस जुड़ा होगा उसको ही मानना होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट को बी मान रहा हूं तो ये पॉइंट है, पूरा वायर सेम है तो ये बी हो जाएगा। लेकिन क्या मैं इसके आगे बढ़ूंगा तो इस पॉइंट को बी कह सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका है, इक्वी पोटेंशियल नहीं है, तो इसको मैं बी नहीं कह सकता। अच्छा, इस बी से आगे बढ़ो, क्या मैं इस पॉइंट को आगे बढ़ा तो ये पॉइंट दिखा, यहाँ पे रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो क्या मैं इसको बी कह सकता हूँ? ऑफ कोर्स नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज एक पोटेंशियल ऑलरेडी लगा हुआ है, बैटरी एक लगा हुआ है, तो इसको नहीं कह सकता हूँ। इस बी से आगे बढ़ो, क्या मैं इसको बी कह सकता हूँ? नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इस रजिस्टर की वजह से। हाँ या ना, प्लीज़ टेल मी। तो मुझे इस पॉइंट को मजबूरन कुछ मानना पड़ेगा, और यही नहीं, इसको भी कुछ मानना पड़ेगा। अब समझ में आया मैं किसको क्यों कैसे मान रहा हूँ? अरे जनाब भाई, मैं बहुत इजी मैनर में, वॉइस कट रही है। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ यार, अमन सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यार। आवाज बहुत कट रही है। अच्छा, वॉइस बहुत कट रही है यार, अब क्या बताऊँ मैं, खैर छोड़ो, अभी अभी तो थोड़ा सा पढ़ लो अभी मैं मूड में हूँ। ये बताओ, सी और ए मानना समझ में आ गया? ए बी सी मैंने माना, समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? 100% यहाँ तक आना चाहिए, नहीं आया हो तो प्लीज़ बताओ, मैं फिर से समझाऊंगा। 100% आना चाहिए। अरे बोलो। आगे सर, आगे। आ गया। तो मैं बी Yes, और sir, सी, ABC तो देखो मैं बी आ बी गया। देखो मैं बी और सी के बीच में एक बैटरी मान लेता हूँ। देखो बी और सी के बीच में क्या लगा है, एक बैटरी लगा है, तो मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा देता हूँ, एक बैटरी लगा देता हूँ बी और सी के बीच में। तुम ही देखो ना, बैटरी किसके किसके बीच में लगा है, बी और सी के बीच में लगा है, तो मैं यहाँ पे बी और सी के बीच में एक बैटरी लगा दिया। कोई गलत काम किया क्या? कोई गलत काम किया? अबे बोलो, कोई गलत काम किया? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मैं सर्किट को अपने मन से जैसा चाहे, गोल बनाऊं, चौकोर बनाऊं, त्रिकोण बनाऊं, इट्स माय चॉइस, ठीक है। अब देखो बी और ए रेजिस्टेंस जो है किसके किसके बीच में लगा है, बी और ए के बीच में, तो ए मुझे कहीं मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया यहाँ पे ए माना। कितने लोग को समझ में आया कि मैंने ए कहाँ माना, क्यों माना? क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में था। क्या कहते हो गुरु? अबे यार डल रिस्पांस दे रहा हूँ हैं। अरे भाई लोग, इतना डल रिस्पांस कैसे हो सकता है यार? ये लड़के बहुत डल रिस्पांस दे रहे हैं यार। लेट मी कनेक्ट अगन। ओके, सो जस्ट वेट अ मिनट, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। Sorry for disturbance guys, just please wait, I'm waiting for current okay, am I audible or not? Please tell me, please सारे लोग बताओ। हाँ hello, am I audible or not? okay, so यार बड़ी तकलीफ़ होता है जब आप पढ़ाने के मूड में हो और इंटरनेट ना चले। चलो तो मैं जो कह रहा था, ये क्वेश्चन ध्यान से समझो पहले। दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, और मुझे कहीं पे एक ए मानना पड़ेगा, बिकॉज बी और ए के बीच में एक ओ है। बी और ए के बीच में क्या है बताओ? व्हाट इज़ दिस? ए और बी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो मैंने यहाँ पे माना, और अब इसको मैं 2 ओम के रेजिस्टेंस को ए और बी के बीच में जोड़ रहा हूँ। कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है कि हाँ भाई आप जो कर रहे हो मुझे समझ में आ रहा है? आई एम गेटिंग योर पॉइंट। अगर थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा हो तो तुम बता देना, आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन जब तक तुम ना सीख जाओ। अब इस 2 ओम को मैंने काट दिया, क्यों? क्योंकि मैंने इसको लगा दिया है। अब देखो बी और ए के बीच में फिर से एक 6 ओम दिख गया, तो मैं एक 6 ओम को फिर से लगा दूं। क्या कहते हो क्या कहते हो दोस्त? अरे बोलो ना। ए और बी के बीच में
हु इज दिस? भाई तुम लोग घर पे बैठे रहते हो, तुम लोग क्या क्या करते रहते हो इसमें? मतलब क्लास में अगर हो 1.5 घंटे की तो क्लास सर आपकी बात। 1.5 सर 1, सर इसका आंसर 1 है। रुक जाओ दीदी, आई एम जस्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस। सर ठीक आपकी है। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है सर। ओके कोई नहीं, दिस इज 6 ओम का रेजिस्टेंस। अब ए और, अब ध्यान से देखना, बी और सी के बीच में, तुम्हें बी और सी के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसे यहाँ बना लो 3 ओम। बी और सी के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस। ए और सी के बीच में, ध्यान से देखो, ए और सी के बीच में 1.5 ओम का रेजिस्टेंस है। दिस इज 1.5 ओम रेजिस्टेंस, 1.5 ओम का रेजिस्टेंस है ए और सी के आवाज बीच नहीं में। आ रही है। एंड ए और बी के बीच में, ये सब बहुत ब्रेक हो ए एंड बी के बीच में जितना था सारा कट गया, तो हमने टोटल बना दिया है। नहीं आ रही है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, आई एम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। रिकॉर्डिंग ऑन Sorry. कर देती हूँ। आप Okay. नहीं सुन रहे थे और आप बोले जा रहे थे, हमें सुनाई So, नहीं दे रहा था। जस्ट स्टार्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था, मैंने सारे रेजिस्टेंस को ऐसे ए बी और सी में क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट करके रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हमने इस सर्किट में तब्दील कर लिया है। अब मुझे दिख रहा है 6 ओम और ये 2 ओम किस में है, पैरेलल में है। तो इनका पैरेलल लगाओ, तो पैरेलल में लगाओगे तो क्या होगा, 6 × 2 अपॉन 3/2 8, ये हो जाएगा 3/2। तो मैं इन दोनों को मिटा के यहाँ पे प्रेम से 3/2 लिख सकता हूँ, मतलब बहुत ही प्रेम सर भाव से 1.5 लिख दीजिए। 1.5 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 1.5 और इन 1.5, देखो ये करंट अगर इधर से जाएगी तो वही करंट इसमें भी जाएगी, इसका मतलब ये दोनों किस में है, चली गई आवाज। एक करंट, ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है। तो मैं सीरीज में जोड़ दूंगा और 1.5 और 1.5 मिलके हो गया 3। ठीक है, दिस इज 3 ओम। अब देखो ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम, देखो ये दोनों जो है ना पैरेलल में है, बिकॉज इन दोनों का एक टर्मिनल एक पॉइंट पे है और दूसरा टर्मिनल दूसरे पॉइंट पे है। तो दिस इज 3/2। तो मैं इसको इन दोनों को मिटा के एक लिख देता हूँ, इन दोनों को मिटा के ना एक लिख देता हूँ, दैट इज 3/2। क्या कहते हो, 3/2 लिख दिया। अब मुझे यही करंट निकालनी थी कि इस बैटरी से कितना करंट जा रहा है, तो कैसे पता चलेगा, इसका वोल्टेज 9 वोल्ट है, तो मैं लिखूंगा V = IR। अब V क्या है, 9 है, I कितना नहीं पता, R पता है कि 3/2 है, 3 से 3 काट दो, I की वैल्यू आ गई 6 एम्पियर। कितने लोगों को ये सवाल अच्छा लगा, कितने लोगों को ये सवाल अच्छा लगा? ठीक था, बहुत आसान ठीक सवाल था, ऑफ कोर्स बहुत इजी सवाल था, बस ये था कि तुम्हारा अप्रोच सही होना चाहिए। इफ़ यू हैव गुड अप्रोच देन इजीली ऐसे सवाल तो तुम आराम से ही बना पाओगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई गाइस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा आप। ओके श्योर, आई विल डू दिस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, इजी सा प्रॉब्लम अच्छा लगा होगा। अब एक क्वेश्चन है, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। अभी मैं दूंगा इसे करने से पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को अगर मुझे पॉइंट A1 और 3 के बीच में R इक्विवेलेंट निकालना हो तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट बिटवीन 1 एंड 3 कैसे निकालोगे? तो ये क्वेश्चन जो है ना देखने में तुम्हें कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा, ठीक है, यही तुम्हें कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा, बट है इजी। कैसे इजी है, बिकॉज इन दोनों का टर्मिनल देखो, इन दोनों का टर्मिनल एक पॉइंट में है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल में है। तो 1 और 5 के बीच में मैं क्या कर दूँ, R और R का पैरेलल बनाओ, क्या होगा, R/2। ठीक, अब इसमें देखो 1 और 0 है, दिस इज 0, इस पॉइंट का नाम दे दिया गया 0। 1 और 0 के बीच 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, दोनों पैरेलल में हैं, तो मैं इनको काट के इनके बीच में फिर से R/2 दे दूँ, R/2। ठीक, अब आगे बढ़ो, ये R और R 1 और 2 के बीच में, थोड़ा सा देखना, 1 और 2 के बीच में, दिस इज 5 and 2, 5 और 2 के बीच में, 5 और 2 के बीच में 2 रेजिस्टेंस हैं, लेकिन ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में है। कैसे पैरेलल में, पता कैसे चल रहा है मुझे भाई, क्लियर रखना कॉन्सेप्ट, पता चल रहा है ना कि पैरेलल में है, तो इनका क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। यस सर। भाई बहुत कंफ्यूजन हो, अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, तुम कंफ्यूज होगे, तुम देखना, यकीन मानना मेरा।
2 और 7 के बीच में, 2 और 7 के बीच में फिर से बनाते जाओ, 2 और 7 के बीच में फिर से r/2 इसमें यही तो होता है, पॉइंट और वो करते रहो और बनाते जाओ। अब देखो 7 और 0 के बीच में, देखो दिख रहा है 7 और 0 के बीच में फिर से r/2 है, तो 7 और 0 के बीच में है r/2। अब आगे बढ़ो, 7 और 3 के बीच में, 3 यहीं पे कहीं है, 7 और 3 के बीच में क्या है, फिर से r/2 है, तो इन दोनों को काट दो। अब जो बना लो ना उसको काट दिया करो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो ये कितना सिंपल हो गया भैया, ये तो बहुत सिंपल हो गया कि भैया ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, और इसके बीच में 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये देखो तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि भैया ये 1 था, यहाँ 0 था, यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, और यहाँ 5 था, यहाँ 7 था, और सबके बीच में क्या है, r/2 का रेजिस्टेंस है। कितना इजी सवाल है। यस सर। अरे देखने में कितना टफ लग रहा था, अब क्या तुम इसका बता पाओगे? यस सर, 3r/2 आंसर होगा। ऑफ कोर्स। कैसे करेंगे, बोलेंगे दिस इज r/2, और देखो a r/2 है और a भी r/2 है, तो ये दोनों किस में है, ये दोनों ऑफ कोर्स सीरीज में है। देखो दीज बोथ आर इन सीरीज और दीज बोथ आर इन सीरीज, तो ये r/2 मिलके क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। क्या कहते हो? तो दिस इज a मिलके r हो गया, a मिलके r हो गया, और ये दोनों r मिलके क्या है, पैरेलल में है, तो ये पैरेलल वाले मिलके क्या हो जाएंगे, फिर से r/2 हो जाएंगे। तो इसको मिटा दो और इन दोनों के बीच में r/2 का एक लगा दो, ये r/2। अब ये r/2 और r/2 कितना हो गया, 3r/2, खत्म, आंसर। तो कितना इजी सवाल है। एक क्वेश्चन तुम्हें देख के पहली बार में मे भी कि लग जाए डर कि अरे यार ये तो क्या है, ऐसा हुआ, लेकिन अभी कितना इजी है यार, बहुत इजी है। अच्छा ये कल वाला क्वेश्चन था, ये देखो a और b के बीच में पूछा था, तो कैसे कर रहे थे अपन लोग, देखो a r है और a r है, सीरीज में है, तो एक 2r हो गया, 2r और 2r पैरेलल में है, तो a r हो गया, तो मैंने लिख दिया r। अब फिर से देखो a r और a r सीरीज में है, तो ये मिलके 2r हो गया। अब 2r और 2r मिलके क्या हो गया, फिर से r हो गया, तो फिर से मैंने r लिख दिया। अब देखो दिस इज r एंड दिस इज r, ये कितने हो गए, 2r हो गए। अब 2r और 2r पैरेलल में मिलके फिर से r हो गया, तो मैंने फिर से r लिख दिया। अब दिस r एंड दिस r मिलके 2r हो गए। अब 2r इस पैरेलल के साथ निकाल दो, तो क्या लिखोगे, 2r मल्टीप्लाई बाई r/3r, खत्म, ये हो गया 2r/3। ये कल वाला क्वेश्चन है, याद है? अबे यार मैं हाँ एक्चुअली मैंने फिगर उस टाइम पे अच्छे से बना के नहीं दिखा पाया था तुम्हें, तो मुझे लगा मे भी तुम्हें समझ में ना आया हो, पर अभी तो फिगर भी ला दिया, आप तो समझ जाओ। यार डल रिस्पांस देते हो तुम लोग यार, मतलब इन बच्चों को कितना भी प्रेम से पढ़ाओ, रिस्पांस इनका वही आएगा, है ना। वैसे एक क्वेश्चन लेके आया था तुम लोग के लिए, ठीक है, वो मुझे पता ये वाला क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द सेम प्रॉब्लम। हो गया, अरे बहुत होशियार हो सर आप तो। अब ए और बी के बीच में फाइंड करना है, हाउ यू विल फाइंड, आर की वैल्यू फाइंड करना है। ए और बी के बीच में जो आर इक्विवेलेंट है ना, वो दे दिया गया है कि 1.5 है। हाउ यू विल फाइंड, अगर किसी का आंसर आ गया ना, गलत आ गया ना, तो मैं बता रहा हूँ यार, फिर तो तुम्हारा ब्रेकअप ही होगा फिर, ठीक है। डायलेक्टस सर वो सर स्क्रीन नहीं आ रही, क्या हुआ, क्या नहीं आ रही, स्क्रीन। यार अब तो मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ, एटलीस्ट अब तो मत कहो कि स्क्रीन नहीं आ रही। आ रही है स्क्रीन। भावना तुम 5G वाली हो ना, थोड़ा सा एडवांस हो, इसलिए मैं भी ना आ रहा हूँ। ठीक है चलो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी के बीच में जो आर इक्विवेलेंट है दैट इज 1.5। अब आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या होगी। सना आर यू इन द क्लास, सना, दामिनी, फैज क्लास में है? yes, दामिनी। ओके दामिनी, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। गाइस अगर तुम लोगों ने गलत किया तो ब्रेकअप होगा पक्का, और जिनका नहीं है उनका कैचअप होके ब्रेकअप होगा। सो प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाउ यू विल फाइंड, बोलो कि भैया क्या दिख रहा है, किसको किसको दिखा, किसको किसको चमका, टिनिंग 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 दिखा। हाँ तो फाइंड करके मुझे बताओ, आंसर बताओ, देखो किसका किसका आ रहा है।
कौन कौन लोग हैं जो आंसर लेके आने में सक्षम हैं? अब यार ऐसा क्वेश्चन जो तुम अभी जस्ट पहले किए हो उसी तरीके से है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ। You have to find the solution of this question. सर 3.3 ओम। हो देखो एक बच्ची का आ गया, भावना, भावना ही नाम है ना? जी सर, देखो। ब्रेकअप चाहिए था ना इसलिए। ओहो, डायलेक्टिस ये सब आयत आंसर आया है। बी आंसर आया +1। आया सब। भाई लड़कियों को ब्रेकअप की बहुत पड़ी है, देखो सारे आंसर खटाखट निकाल रहे हैं और लड़के सोच रहे हैं यार सर बोले हैं कि कैचअप होगा पहले, तो चलो नहीं आंसर बताते हैं, कुछ तो हो जीवन में भला। सर सिंगल है ना वो? ओके यार इतने मजे मत लो लड़कों के। प्लीज सॉल्व। फैज सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, देखो डायलेक्टर्स ने भी आंसर बता दिया, ऑप्शन बी। वाह भाई वाह, केयर करते हो। ओके ओके चलो कोई और बच्चा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ऑफ कोर्स आंसर सेम आना भी चाहिए। ओके क्यों? देखो ए आर और ए आर मिलके क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा, और 2R और ए आर मिलके क्या हो जाएगा? 2R मल्टीप्लाई बाई आर बाई 3R। अरे मल्टीप्लीकेशन अपन डिवीजन, यही ना जी? तो ये क्या हो जाएगा? 2R/3। अब इसमें ए आर किस में हो जाएगा? उसके साथ सीरीज में हो जाएगा। कितने लोग मेरी बातों तक पहुंच पा रहे हैं? दिस इज 5R/3। और नीचे वाली कहानी भी वही है जो ऊपर वाली कहानी है। तो मैं इसको ए और बी के बीच में फिर से एक बनाता हूँ, शानदार सा डिजाइन बनाता हूँ। ए और बी के बीच में देखो यहाँ पे तो आर है, दिस इज आर, और ये पूरा ऊपर वाले को तुम क्या बना दिए हो? 5R/3 बना दिए हो। तो दिस इज 5R/3, और पूरे नीचे वाले को भी क्या बनाया हो तुमने? यही बनाया 5R/3, है ना? अब भाई ये 5R/3 और ये 5R/3 इनका थोड़ा सा लपेटो, इन दोनों का क्या आ जाएगा? 5R/6 आ जाएगा, बिकॉज ये दोनों पैरेलल में है, और उसके साथ ए आर हो जाएगा। तो ये 5R/6 पैरेलल है आर में, तो इन दोनों का मैं निकाल देता हूँ। तो क्या बोलूँगा? अरे यहाँ तक तो मैंने सही किया ना जी, कोई मिस्टेक तो नहीं किया ना? अरे कोई गलती हुई है क्या? सर कोई मिस्टेक नहीं किया। हाँ 5R/6 मल्टीप्लाई बाई आर, 5R/6 मल्टीप्लाई बाई आर अपान समेशन, यही तो पढ़ते हो ना, ऊपर प्रोडक्ट नीचे समेशन। तो 5R/6 प्लस आर, तो आर से आर चला गया है ना, 5/6 आर अपान कितना हो जाएगा? 11R/6, सॉरी दिस इज आर स्क्वायर, 11R/6। 6 ने 6 को मार दिया, आर ने आर को मार दिया, तो ये क्या आ रहा है? देखो मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है क्या? नहीं भैया यही मेरा है 5R/11। 5R/11 इसमें आर की वैल्यू ठीक है। तो देखो 5 मेरा भी हाँ ठीक 5R/11 ही आ है, रहा था। आर इक्विवेलेंट आ गया ना, आर ए बी आ गया ना, आर ए बी आ गया ना, 5R/11 बहुत बढ़िया आया है। अब देखो आर ए बी की वैल्यू इन्होंने 1.5 दे रखा है, तो मैं लिख देता हूँ आर ए बी की वैल्यू जो है, आर ए बी की जो वैल्यू है, आर ए बी इज इक्वल टू 5R/11। आर ए बी की वैल्यू क्या है भाई? क्या है? 1.5। तो मैं लिख दूँ ना 3/2 इज इक्वल टू 5R/11। अब देखो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 33। देखो इसको इधर भेजो और इसको इधर भेज दो, 33/10। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 3.3। आंसर, दैट्स आंसर। किसी बच्चे ने बहुत सटीक आंसर, इतने बच्चों ने सटीक आंसर निकाला। अरे देखो आर ए बी की वैल्यू दिया गया था, इक्विवेलेंट तो ऑलरेडी दे रखा था, अब ये आर पूछ रहा था, तो मैंने पहले इक्विवेलेंट निकाला और उसको आर इक्विवेलेंट के बराबर कर दिया। क्या कहते हो भाई? क्या बोलते भाई लोग? यस सर। चलो, सो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया। क्लियर है कि नहीं है? यस ये सर से है clear। अच्छा क्लियर है, ठीक है। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है ABCD, दिस इज योर होमवर्क। होमवर्क दे दूं या करा दूं? यहीं पे करा दूं या होमवर्क दे दूं? होमवर्क दे दीजिए। होमवर्क अच्छा चलो एक क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो, कोई सा भी प्यारा वाला क्वेश्चन उठाते हैं इसमें से। चलो इसको उठा लेते हैं। ये प्यारा तो खैर नहीं लग रहा है किसी एंगल से, बट ठीक है चलो। यार क्या कर दिया मैं। ओके सो चलो इस
इजी से सवाल को कर लेते हैं। कैसे करोगे? अपने मन से बोलो। इसने ए मान रखा है ऑलरेडी, इसने ए मान रखा है, तो मैं अगर इसको बी मान लूँ, मतलब इसने ए और बी मान रखा है, तो मैं इसको सी मान लूँ और इसको डी मान लूँ। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, अभी इसको होमवर्क में नोट ना करो, अभी मैंने व्हीटस्टोन पढ़ाया नहीं है, जस्ट 2 मिनट का टाइम देना, अभी मैं व्हीटस्टोन से पढ़ा दूंगा ना, देन यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है? अरे भाई ठीक है, अच्छा जी, यस सर। ओके, बहुत बढ़िया बात कहा। अब इसमें हमें एक क्वेश्चन अपने को ये देखना है, एक क्वेश्चन देख लेना है। ये टाइप 2 का प्रॉब्लम है, ठीक है, टाइप 2 का। अब टाइप 2 में जाने से पहले थोड़ा सा ना, सिमेट्री जाने से पहले हम थोड़ा सा एक देखते हैं। पहले तो तुमने ये देखा कि कैसे पॉइंट मान के इक्विपोटेंशियल से सॉल्व करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बोल रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड डी पूछा गया, ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो आपको बताना है आर ए डी बताना है। तो हाउ यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट देता हूँ। ऐसे में क्या होगा, ध्यान से देखो। अगर करंट आई भी तो किधर आएगी? देखो करंट अगर यहाँ से जाई, मतलब ए से, अगर ए और डी के बीच निकालने का मतलब यहाँ पे बैटरी लगा के सोचो कि अगर करंट यहाँ से गई तो पहले क्या होगा, एक इधर करंट जाएगी और एक इधर करंट जाएगी। अब ए वाला करंट किधर जा सकता है? ए वाला करंट किधर जा सकता है? इधर जा सकता है और इधर जा सकता है, बट ए इधर करंट जाएगा ही नहीं, बिकॉज इधर तो कुछ आगे है ही ना, ये सर्किट तो पूरा है ही नहीं, सर्किट तो अधूरा है। अबे सर्किट तो अधूरा है ना, ये कहाँ पूरा हो रहा है सर्किट? अगर करंट इधर चली गई तो फिर कैसे लौट के आएगी वापस बैटरी में? मतलब इधर तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज इधर तो कोई करंट जाएगा ही नहीं। अब इधर करंट गई और ए वाली करंट इधर से आई। अब यहाँ पे भी इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इधर जाए और कुछ पार्ट इधर जाए। अगर जो करंट इधर जाएगी तो क्या वो लौट के आ पाएगी? फिर तुम ही सोचो ना, तुम ए और बी के बीच में बैटरी लगाए हो, तो इसका मतलब यह है कि जितनी करंट यहाँ से निकल के गई है वो सारी लौट के आनी चाहिए, ऐसा समझ लो। जिसके इक्विवेलेंट निकाल रहे हो वहाँ पे बैटरी लगा के सोचो, यहाँ से तुमने करंट भेजा है तो ये वाली करंट इधर जाएगी, और अगर ये इधर जाती तो क्या फिर ये लौट के आ पाती? नहीं लौट के आ पाती। तो इसका मतलब करंट, सर्किट पूरा नहीं है। जब सर्किट पूरा नहीं होता है तो करंट फ्लो ही नहीं होता है, सिंपल लॉजिक है। अब इसमें देखो, ये करंट जो यहाँ गई वो अगर उसका कुछ पार्ट इधर गया तो फिर वो लौट के नहीं आ पाएगा, क्योंकि सर्किट ही पूरा नहीं है, तो इधर करंट जाएगा ही नहीं, ऑफकोर्स वो इधर ही जाएगा। अब यहाँ पे जो करंट आएगा और यहाँ पे जो करंट आएगा, दोनों मिल जाएंगी और फिर जितना करंट वापस आया था यहाँ से होकर बैटरी में चली जाएंगी। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से सर्किट हो जाएगा कंप्लीट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें दो रेजिस्टेंस फर्जी दिया हुआ है। कौन कौन से 2 रेजिस्टेंस फर्जी दिया हुआ है बताओ? ए वाला। अब इनको भूल जाओ, अब ये है ही नहीं, इनको भूल जाओ। चलो मैं यहाँ लीपा पोती कर देता हूँ, ठीक है? अब इनको भूल जाओ, ठीक है? इनको भूल गए, इसको भी भूल जाओ, लीप दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब देखो, अब तुम्हें कैसा दिख रहा है? ये जो करंट यहाँ गई थी वही यहाँ आ गई, तो इसका मतलब ये दोनों तुम्हें किस में दिखे? सीरीज में। तो इन दोनों का 10 और 10 20 हो जाएगा, और ये दोनों भी किस में दिख रहे हैं? सीरीज में दिख रहे हैं, तो इन दोनों का भी 10 और 10 20 हो जाएगा। और ये आपस में कैसे हैं? देखो, दोनों का एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल एक साथ है, तो पैरेलल हो गए। तो ये 20 और 20 मिलके क्या होंगे? 20 और 20 पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा? 20/2 10 हो जाएगा। तो इन सबको मिला के यहाँ पे एक 10 है, अब यहाँ पे 10 है। तो सोचो अब कैसा हो गया? अब ऐसा सिचुएशन हो गया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे इसके आगे थोड़ा सा यहाँ पे 5 है। यहाँ पे ए था और यहाँ पे डी था। अब ए और डी के बीच में निकालना है, तो कैसे निकालोगे मेरे भाई? 5 + 10 + 5 15 + 5 20 हो गया। ये क्या टफ सवाल था? इज दैट टफ क्वेश्चन? इजी। अरे सर अच्छा पढ़ा लेते हो आप, समझ में आ रहा है, ठीक है? ये तुम्हारे लिए ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, जेई तक में आया हुआ है, मजाक से हटके, है ना? जेई तक में है, जस्ट फाइंड द सॉल्यूशन। भाई तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी एंजॉय करो, मजा आ जाएगा तुम्हें। कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? कह रहे सर मुझे तो मजा आ रहा है आप जो पढ़ा रहे हो। और भाई मैं जो फीस लेट से जमा कर रहा है ना भाई, मैं उनसे तंग आ गया हूँ यार। क्या करते हो तुम लोग? अगर नहीं हो पाता है तो यू कैन इन्फॉर्म, मैसेज करो। भाई लोग रिप्लाई नहीं देते हैं, समझ में नहीं आता है। देखो अगर नहीं सर 5 आएगा इसको हाँ चलो, इसको अभी फीस की बात बाद में कर लेंगे। अभी चलो इसको सॉल्व अगर करना है तो किसके किसके बीच में बोल रहा है? ए और बी के बीच में पूछ रहा है, मतलब बैटरी ए और बी के बीच में लगाई गई है, यही ना जी? तो अगर करंट इधर से जाएगी तो इधर जा सकती है, लौट के आ सकती है, इधर जा सकती है
और अगर जो करंट इधर चली गई वो लौट के नहीं आ पाएगी, तो इसका मतलब करंट इधर जाएगी ही नहीं, इसको मिटा दो, एक करंट यहाँ जाएगी और इधर हो जाएगी, क्योंकि अगर इधर भी करंट गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वो लौट के नहीं आ पाएगी। तो ऑलमोस्ट ये दोनों रजिस्टर हमारे किसी काम के नहीं है। क्या कहते हो, क्या कहते हो भाई लोग? देखो मेरे नोट्स का क्वेश्चन है, गुजरात सीटी वाले भी दिए हैं, जेई वाले भी दिए हैं, है ना। तो अब क्या होगा, अब देखो जो करंट इधर गई वही इधर गई, वही इधर गई, तो ये तीनों तुमको एक सीरीज में मिल रहे हैं। देखो इसमें करंट प्लस इसमें करंट और इसमें करंट सेम है, तो सीरीज में हो गया 2 2 4 2 6 6 हो गया। अब 6 के साथ ही जो 6 है वो पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एक टर्मिनल यहाँ पे है, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे है, तो 6 + 6 क्या हो गया, 6 और 6 पैरेलल 3 हो गया। अब 3 जो होगा ना यहाँ पे 3 आ जाएगा, अब 1 से जो करंट आएगी वो 3 से जाएगी और वो भी यहीं से जाएगी, तो 1 + 3 + 1 क्या हो गया, 5 हो गया। अबे एक एक लाइन भाई, ऐसे क्वेश्चन एक लाइन बिना पेन पेपर उठाए, है ना, हम तो फिगर में ही बना देते हैं जब ऑफलाइन हुआ करता था। तो कितने लोग को अच्छा लग रहा है कि अरे भाई आप जो पढ़ा रहे हो ना एकदम मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब भाई ऐसे सवाल आते भी हैं, अच्छे से आने चाहिए ऐसे सवाल। ओके, यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैंने बोला था ना सर्किट तुम्हें बहुत अच्छे से आ जाएगा, बड़ा बड़ा सर्किट, बड़ा बड़ा। इन द सर्किट शॉन इन फिगर आर जो है 55 ओम है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक है मेरे भाई लोग, गॉट इट और नॉट? अच्छा एक लाइन में आंसर दो, कैसे करोगे? बोलोगे भैया यहाँ तो वायर दिख रहा है हमको, इसका मतलब इक्वी पोटेंशियल मानना पड़ेगा इसको, क्या कहते हो? तो अरे मानना पड़ेगा कि नहीं यार? अबे यार गजब के आदमी हो तुम लोग यार। करना पड़ेगा। अगर एक क्यू है तो ये ऑलरेडी क्यू है, सेम वायर सेम वायर सेम वायर सेम वायर, वाह 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 वाह, कितने लोग को दिख गया था। और सर अगर ये पी है ना तो ए भी पी है, ए भी पी है, ए भी पी है, वाह 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 वाह। अच्छा बस यहाँ पे मानना पड़ेगा, वाह बच्चे बहुत तेज हो गए यार। अब यहाँ पे मुझे मानना पड़ेगा, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कुछ भी मान लेता हूँ। क्या मान लूँ? ए मान लूँ? क्यों डायरेक्टर्स ये मान लूँ? आप सहमत है मेरी बात से? जी सर, ए ओके, मान लें आप। तो यहाँ पे P, यहाँ पे Q और यहाँ पे A रख दीजिए, तीनों को रख दीजिए और सर्किट को रिड्रॉ करिए। अब P और अगर A है तो A भी A होगा, सेम वायर है। P और A के बीच में एक R ओम, क्या कहते हो भाई? अब P और Q के बीच इसको काट दो, अब फिर से A और Q के बीच में एक और R ओम। A कहाँ गया यार? मैंने A कहाँ माना है? यहाँ माना है। हाँ, अब देखो A और Q के बीच में, दिस इज A और Q, इसके बीच में भी एक R ओम का रेजिस्टेंस। अब फिर से देखो, फिर से P और A के बीच में फिर से एक और R ओम का रेजिस्टेंस, तो इसको भी लगाओ, लपेटो इधर ही कहीं लपेटो। देखो मेरी ड्राइंग बड़ी ख़राब है, ठीक है। अब यहाँ पे A और A देखो, दिस इज A, दिस इज Q, इसके बीच में भी एक R ओम है, इसको भी काट दो और इसको भी बना दो। क्या कहते भाई मियाँ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे A और Q के बीच में फिर से एक R ओम है, A और Q के बीच में एक और R ओम है, तो A और Q कहाँ गया? A और Q, एक और R ओम लगा दो यहाँ, R ओम। अब फाइनल वाला एक बच गया है, एक इसके बीच में P और Q के बीच में, इसको भी काटो, P और Q के बीच में। अब देखो A R R R, ये क्या हो जाएगा? ए आर और आर क्या हो जाएगा? अच्छा एक बार देख लो, सारे रेजिस्टेंस लिया हो ना, 3 2 5 1 6, 1 2 3 4 5 हैं, एक एक्स्ट्रा हो गया क्या जी? हैं, अच्छा 6 है, दो देखो 2 2 4 5 6 और रेजिस्टेंस हमने ले लिया है, हमने सही लिया है, बिल्कुल सही लिया भाई, हमने सही लिया। अब इन तीनों को मैं R/3 मिटा के लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? तीनों पैरेलल में थे, इन तीनों को मिटा के R/3 लिखूंगा तो दिक्कत है क्या? R/3 और R/2 ऑफ कोर्स R/3 और वो दूसरा वाला R/2। अब इसको मैं मिटा के R/2 लिख दूं तो कोई कष्ट परेशानी मेरे किसी भी दोस्त को? नो सर। ओके, दिस इज R/2। अब ये R/2 और R/3 किस में हो गए? सीरीज में हो गए, जो करंट इधर जाएगी वही करंट लौट के आएगी, तो अपन लोग लिखेंगे R/2 में, सॉरी सीरीज में है यार, तो ये जोड़ दो ना, R/3 कितना हो जाएगा? 5/6R। तो इसको मैं मिटा के 5/6R लिख दूं क्या दोस्त, मेरे भाई लोग? यस सर। दिस इज 5/6R, ठीक है। अब भैया इन दोनों को पैरेलल में लपेटो, अब लपेटोगे तो क्या होगा? ये होगा 5/6 × 1,
अपॉन में 5/6 प्लस 1, यही है ना मामला। और आर की वैल्यू ऊपर आर इंटू आर है, आर स्क्वायर, और नीचे क्या है, आर है। अब आर से आर को कैंसिल कर दो और हो जाएगा 5/6। कैलकुलेशन पकड़ना मैं बड़ी गलती करता हूँ। 11/6 इंटू आर। अब 6 ने 6 को मार दिया, इसका सोल्यूशन होगा 5। अब आर की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू है 55 अपन 11, 11 से काटो 11 5 55 50 25। अच्छा बहुत सही भाई। अब देखो ये जो तुम्हें दिख रहा था कितना इजी सवाल था, हाँ या ना। ऐसे सवाल आते भी हैं, हल्के में ना लेना कि अरे यार ये क्या करा रहे हैं, ऐसे मज़े ले रहे हैं क्या हमारे। सर वो डायग्राम में ही सॉल्व हो गया था। ऑफ कोर्स डायग्राम में सॉल्व हो जाएगा, मुझे पता है धीरे धीरे तुम्हारा भी लेवल बढ़ेगा, बट मुझे समझाना है ना, तो आई हैव टू मेक अनदर डायग्राम। बट जब तुम भी प्रो हो जाओगी तो सेम डायग्राम में बना लोगी। अब इसमें फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। अच्छा मैं बार बार करंट पूछ रहा हूँ, अगर मैं पावर पूछूंगा तो बता लोगे ना कि पावर क्या होगा। अरे जब करंट मिल गया तो पावर भी मिल जाएगा ना। यस सर। पावर, अगर करंट मिल गया तो वोल्टेज भी मिल जाएगा, वोल्टेज भी मिल गया पावर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा मत सोचना कि अरे मैं पावर छोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब पावर नहीं आता। भाई पूछ लेगा ना पावर कितना है, बताओ इसके अलावा कितना पावर डिसिपेट हो रहा है या कितना हीट निकल रहा है। दे कैन आस्क एनीथिंग, ठीक है। मैं आइडिया दे रहा हूँ, दिमाग तुम्हें लगाना है। चलो ये चीज़ 24 वोल्ट है। अब इसमें तुमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, अब कैसे फाइंड करोगे। व्हाट शुड आई डू। बोलोगे भैया ये बड़ी सिंपल सवाल दे रहे हो यार हमें। अगर मान लो तुम बोलो कि भैया इधर के पॉइंट को ए मान लेते हैं, ऊपर वाले को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ ए। तो मैं ए और बी पॉइंट लिख दूँ यहाँ कहीं। अब देखो ए और बी के बीच में क्या जुड़ा है, बैटरी जुड़ा है, तो मैं एक ए और बी के बीच में एक बैटरी जोड़ दिया, बैटरी को कट करो। अब देखो ए और बी के बीच में 8 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो मैं ए और बी के बीच में 8 ओम का रेजिस्टेंस लिख दिया। अब फिर से क्या, ए और बी के बीच में 12 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो ए और बी के बीच में 12 ओम का रेजिस्टेंस लिख दिया। हो गया, लो लुल्लो सवाल सॉल्व कर लो। अब एक करंट यहाँ से पूछ रहा है, तो पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 8 अपान 12 8 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है ना। क्या होता है यार, अबे यार यस सर। ये हो गया 24/5, ये 24/5 हो गया। ये कितना, आर इक्विवेलेंट 24/5 हो गया। और इसका वोल्ट और बैटरी का वोल्ट कितना था, 24 वोल्ट का बैटरी है। तो मैं क्या लिखूंगा, करंट लिखना होगा तो मैं V = IR से निकाल लूँगा। वोल्टेज कितना है 24, करंट निकालना है, और आर इक्विवेलेंट कितना है 24/5। अरे सहजान कुछ समझ में आ रहा है, 5 ही 5 ओम। अरे भाई तुम, मैं बता रहा हूँ ना, तुम ऐसे ऐसे अभी गैल्वेनोमीटर और अमीटर लगाऊंगा, तुम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इतने मतलब इजी वे में करोगे ना, तुम कहोगे अरे भाई मज़ा आ रहा है। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, इसको मैंने बस 74/5 क्यों, ये तो 24 से 24 कट गया ना। 24 करंट तो 24 सर 24 क्या 24 ने 24 को मार दिया, I = 5। भावना चलो सर, एक मिनट इसे कैलकुलेट करो। चलो भाई ये बताओ कितने लोग को अच्छा लग रहा है, भाग रहे हैं बच्चे हैं। मैं सोचा था कम से कम 20-25 की संख्या में होने चाहिए। प्रखर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। भाई पूरा करंट 12th का पार्ट बहुत ही स्मूथली तुम सीख जाओगे, बस तुम्हें थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत है। यस क्वेश्चन देख लो तुम लोग, मैं एक एक से पूछ रहा हूँ तब तक कि आप लोग को मेरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यार अब क्या ही बताऊँ, बहुत तकलीफ होता है भाई जब ऐसी चीज़ें पता हो जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो, और आपको पता है कि मैं बहुत इजी मैनर में सिखा सकता हूँ मार्केट में जो अदर लोग सिखा रहे हैं, और फिर भी बच्चे भागने लगते हैं, भरोसा नहीं होता है उन्हें। यार मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि भाई क्या ही समझते हो, या तो तुम लोग सोचते हो कि फ़ीस कम है तो अच्छा ये लोग वैसे ही पढ़ा रहे हैं, या फिर तुम्हें ये लगता होगा कि अरे यार मुर्गी दाल घर की नहीं, घर का नहीं हूँ यार मैं घर का हूँ क्या। घर सर भरोसा जीतना पड़ता है। अच्छा मतलब भरोसा आपको वही बोला। यार कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग हैं, तुम लोग टीचर के ही मज़े ले रहे हो हैं। बहुत पिटाई खाओगे तुम लोग। चलो मैं दूसरे आईडी से इनरोल्ड होता हूँ, एंड आई विल आस्क क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू एंड यू हैव टू आंसर। चलो
नहीं सच में भाई, भाई जिस दिन मैं बड़े लेवल पे पढ़ाने आऊँगा देखना बहुत ज़्यादा फीस वसूलूंगा, क्योंकि लोग सिर्फ इस वजह से लोगों को लगता है कि क्या पढ़ा रहे होंगे, कम फीस लेते हैं। सर 15 एम्पियर। एक बच्ची का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्ची, बहुत बढ़िया भाई। और लोग यार मैं इस आंसर को ना एक्सपेक्ट करता हूँ सबसे। अच्छा मैं देखूँ मैं कैसा पढ़ाता हूँ। सर 15 आया। ये तो सर 15 आंसर आएगा सर, ओके 15 आंसर आएगा। आ गया ना आंसर। Yes, 15 एम्पियर। बट डायलेक्टर जी आर यू नॉट गेटिंग आंसर? सर आ रहा है, तो कितना आ रहा है बताओ? 15 एम्पियर सर नहीं इसमें आ रहा। इक्विवेलेंट रेजिस्टर तो सर 15/24 है। देखो और current अगर मैं इसको ए मानता हूँ और इसको बी मानता हूँ तो दैट इज आल्सो ए, दैट इज आल्सो बी। देखो सेम वायर था, एक क्रॉस करने का मतलब एक टच नहीं हुआ है, ठीक है। और दिस इज बी, ये समझ में आ रहा है? अब ए और बी के बीच में बना लो ना यार, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए और बी के बीच में पहली तो एक बैटरी लगी हुई है 24 वोल्ट की, तो मैं इनके बीच में एक 24 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूँ। एकदम आराम से भी करोगे ना तो भी आ जाएगा, एकदम नया लड़का हो तो भी कर लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 4 ओम। उसके बाद से बी और ए के बीच देखो 4 ओम वाला काट दो, बी और ए के बीच में फिर से 8 ओम है तो इसको भी बना दो, 8 ओम बना लो, 8 ओम, ठीक। और ए और बी के बीच में है 6 ओम तो इसको भी बना लो, ठीक है। मैं थोड़ा सा ख़राब फिगर बनाता हूँ लेकिन इसको तुम लोग माइंड ना करना, ठीक है। ए और बी के बीच में है 12 ओम। अब देखो, अब तुम बताओ इनका नेट निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? बोलोगे क्या, कैसे निकालोगे? पहली बात, पहले एक काम करो, 8 और उसके आधे 4 का निकाल लो तो ये हो जाएगा 4 × 8 अपन 12, यही होगा ना? या ऐसे कर लो ना, हाँ ऐसे निकाल लो, ऐसे डायरेक्ट सर फार्मूला मैं से। तो सभी को एक साथ जोड़ देता हूँ। 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। 1/6 1/12। अब इनका थोड़ा एलसीएम लेना, 8 4 6 12 को 8 4 6 12 का थोड़ा सा एलसीएम लो, एलसीएम लो, कितना होगा? 24 आएगा। 24 आ जाएगा। अब ये देखो 8 3 का 24, 4 6 के 24, 6 6 के 24, 12 दूना 24, ये हो गया 1/R इक्वलेंट। अब R इक्वलेंट की वैल्यू क्या आएगी? 24/6 4 10 और 3 2 5 15। R इक्वलेंट आ गया? क्या कहते हो दोस्त, आ गया ना? यस सर। अब इसको और काट लो, 3 8 जा 3 5 जा, तो R इक्वलेंट हो गया 8/5। अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? करंट। अब करंट निकालना है तो V = IR लगा दो। अरे क्योंकि अब ये सब तो ऐसे हो गया ना, ये सारा कुछ तो मिट गया है, अब एक ही रेजिस्टेंस बचा है, दैट इज 8/5। ऐसे दिख रहा होगा। अब आपको इसी में करंट निकालना है तो V की वैल्यू है 24 = I × R। अब 8 3 24, I = 15 एम्पियर। आंसर क्या कहते हो दोस्त? अरे क्या दिक्कत है भाई, लुल्ले सवाल है हैं? दिस इज होमवर्क, दिस इज होमवर्क, होमवर्क। और तुम लोग करके नहीं भेजते हो यार, कुछ ही बच्चे भेजते हैं भाई। मैं बता रहा हूँ तुम लोग क्या दिक्कत हो जाता है तुम लोग को करके सॉल्व करके भेजने में, उससे मुझे पता है, मुझे क्वेश्चन दिखा दो भाई तुम लोगों से ना मोटिवेशन मिलता है मुझे। क्या कह रही हो? सर समझ नहीं आ रहा क्या क्या पढ़े, मेरी एग्जाम है सर बोर्ड के। कौन है, कौन देवी है? दामिनी। सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। यस। और मान लो मतलब क्या ही कहती है तुम्हें पता है, जो कोटाइम बच्चे होते हैं ना उनके भी बोर्ड्स होते हैं, लेकिन उनका प्राइम फोकस होता है फ्यूचर। वो प्रेजेंट को तो देखते ही हैं, साथ में फ्यूचर को भी देखते हैं। तो बोर्ड है तो तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, लेकिन तुम सोचो ना अगर एक्स्ट्रा वर्क करोगी और तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा तो ये तुम्हारे लिए कितनी तुम्हें कितना प्राउड फील कराएगा कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। और अभी सारे मेरे जो दोस्त हैं इधर उधर टहल रहे हैं और उसके बाद भी नहीं पता है उनका होगा कि नहीं होगा, और मैं कॉलेज में हूँ। तो और कॉलेज लाइफ तो मुझे लगता है कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया लाइफ होता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। लेकिन जो लोग लेट करके आते हैं वो अच्छा जी नहीं पाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। खैर दिस इज़ होमवर्क, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम?
ये 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ यस भाई, स्क्रीनशॉट ले लो सारे लोग। सही तो सर ये सेम है। डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे सर? अरे नहीं सर तुम्हें, होमवर्क में इनके डायग्राम भी सर बार बार बनाए क्या? अरे नहीं यार, वो तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। तुम जितना जितना तो सर तेज direct कर लिख सकते सकते हैं। ऑफ कोर्स, जितना तेज कर सकते हो उतना तेज कर लेना। अगर तुम्हारा दिमाग आइंस्टाइन जैसा है ना, देख के आंसर बता दो तो देख के आंसर भी लिख लेना है। लेकिन ऐसा नहीं कि अब दूसरे ने आंसर, क्या तो रहा है सिर्फ इन्हीं में। लेकिन ऐसा नहीं करना कि दूसरे ने भेज दिया, उसका आंसर देख लिए, क्वेश्चन लिख के आंसर लिख दिए कि सर हम आइंस्टाइन के रिश्तेदार लगते हैं। ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। दैट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। आई होप कि तुम लोग को समझ में आ रहा होगा सब कुछ, तुम लोग इंजॉय भी कर रहे होगे। ओके सो एक क्वेश्चन और थोड़ा सा ये अच्छी बात हो जाती है, फिर हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। अब इसमें ना पूछा है कि द नेट रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम, किसके किसके बीच में अगर हम रेजिस्टेंस निकाल लें तो मैक्सिमम होगा। देखो पी क्यू आर में किसके किसके बीच में हम रेजिस्टेंस निकालें कि मैक्सिमम होगा। तो अगर हमें ये चीज़ सीखना है तो हम पहले रेजिस्टेंस बिटवीन क्यू आर निकाल के देखते, क्यू पी इसके बीच में नेट निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है, फिर इसके और इसके बीच में निकाल के देखते हैं कि क्या आना चाहिए, फिर इसके और इसके बीच में निकाल के देखते हैं कि क्या आ रहा है, फिर देख लेंगे तीनों में कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा उसके बीच में बोल देंगे कि मैक्सिमम आएगा। इस चीज़ को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर अभी मैं डायरेक्ट तुम्हें बताऊंगा नहीं, वरना तुम मेहनत नहीं करोगे। ए वाला है। अच्छा बताओ तुम लोग, क्यूपी के अलॉन्ग कितना आया, क्यूपी के अलॉन्ग रेजिस्टेंस कितना आया, कितना आएगा? तुम बोलोगे कि सर ये तीनों पैरेलल में है तो ये r/3 हो गया, ये दोनों पैरेलल में है तो ये r/2 हो गया। अब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है तो क्या होगा इनका हो जाएगा r/3 5r/6, ठीक है। अब ये 5r/6 इस रेजिस्टेंस के साथ कैसा है, पैरेलल में है कि सीरीज में है? कितने लोग कह रहे हैं पैरेलल में और कितने लोग कह रहे हैं सीरीज में है? प्लीज राइज योर हैंड, सीरीज वाले प्लीज राइज योर हैंड, प्लीज गाइस राइज योर हैंड, सीरीज वाले। देन हम आएंगे पैरेलल वालों के पास, कोई नहीं बख्शा जाएगा, ठीक है। तमकीन ने बुलाया, अब्दुल ने बुलाया। क्वेश्चन अब आपने सुना ही नहीं, आपको पता नहीं ध्यान कहाँ है। प्रखर, दामिनी, रमन प्रताप और एहतशाम, आप लोगों ने बोला है कि दिस इज ऑन सीरीज। तो भाई एक बात बताओ, मैं पी क्यू को ड्रॉ करता हूँ, देखना पी क्यू को ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पी और क्यू को ड्रॉ करता हूँ, तुम बताना इसका नेट क्या आया था r/3, इसका नेट क्या आया था r/2। ये दोनों तुम्हें सीरीज में दिख रहे थे, ये तो दिख रहे थे ना, ठीक है। पहले ये बताओ पी और क्यू के बीच में एक रेजिस्टेंस r मैं यहाँ लगा देता हूँ, और उसके बाद से इन दोनों का नेट क्या आया था 5r/6 आया था, तो मैं पी और क्यू के बीच में 5r/6 भी बना दे रहा हूँ, 5r/6। अब बताओ ये सीरीज में किसको किसको दिख रहा है, हमें किसको किसको दिख रहा है सीरीज में किसको किसको दिख रहा है बताओ। दामिनी तुम्हें दिख रहा है सीरीज में? नो सर, मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन से देख के बोल। नहीं ऐसा नहीं करते ना, नया क्वेश्चन चल रहा है तो इसको देखो ना पहले। अबे सीरीज नहीं पैरेलल में है, तो मैं लिखूंगा 5r/6 मल्टीप्लाई बाई r अपॉन जोड़ दो 5r/6 प्लस r, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5r² मल्टीप्लाई बाई 11r/6। 6 ने 6 को मार दिया, r ने r को मार दिया, दैट इज 5r/11। तो r QP के में आ गया 5r/11, दिस इज। इसी तरीके से तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन QR मुझे निकाल के बताओ। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, बट आई नो कि अगर तुम इससे भी सीख जाते हो ना तो भी मेरे लिए इससे अच्छा कोई बात नहीं होगा। QR के बीच में निकाल के बताओ, QR के बीच में जस्ट सॉल्व। हाय अबे निकाल के बताओ, क्या देख रहे हो तुम लोग मेरी शक्ल? 4r/11। 4r/11, एक बच्ची ने बताया 4r/11। और तीसरा PR के बीच में, इसके बीच में हा इसके बीच में बताओ मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र।
तुमने इसके बीच में निकाला। PR के बीच में हाँ, PR के बीच में। दिस इज 5r/11। इन दोनों के बीच में कितना था? इन दोनों के बीच में आया व्हाट, हाउ मच? दिस इज जो भी आया है 4r/11। अच्छा, 4r/11 जो इसने बोला, ये सही बोली है गलत, ये भी तुम लोग देख लेना है ना, क्योंकि भावना गलत भी बताती रहती है। सही है सर। सही है, बहुत बढ़िया। सर मैं गलत कहाँ बताती हूँ? सर 3r/11 PR में। PR में 3r/11। बहुत अच्छा रिस्पांस कर रही है आज भावना। बादाम खा रही हो क्या आजकल? सर यही चैप्टर पढ़ लिया था बचपन में। ओके, तो गाइज आ गया। कौन सा मैक्सिमम है? किसके अक्रॉस मैक्सिमम है? QP के बीच में मैक्सिमम है। QP के बीच में, तो आंसर व्हाट? P and Q। दिस इज आवर आंसर। अच्छा, अब देखो यार, एग्जाम में ना ऐसा नहीं है कि हमको सब निकालने की भी जरूरत थी। हम एक मतलब अप्रॉक्सीमेट आइडिया भी लगा सकते हैं, लेकिन वो 100% सोरो सही। हाँ बताओ सर। हाँ हम अप्रोच ऐसे भी तो ले सकते हैं, जैसे P और Q में सिंगल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। हाँ तो और एक बाकी P और R में सर जो शॉर्टेस्ट ओनली सिंगल रेजिस्टेंस वाले को ले सकते हैं। नहीं, तो मेरी बात एक बार सुनो। देखो, अब एग्जाम में हमें जो है ना, ऐसा नहीं करना, हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खैर तुम कर तो ऐसे भी सकते हो, लेकिन हम थोड़ा सा ना शॉर्ट में अप्रोच करते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है। अब देखो शॉर्ट में अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि ध्यान से सुनना। दिस इज r/3। इसको भूल जाओ, ये 3 भूल जाओ, एक समझो r/3 एंड दिस इज r/2। ये तो तुम्हारे दिमाग में देखते ही आ गया होगा। अब मैं बोलूँगा कि भैया अगर मैं ये दोनों सीरीज में होंगे, उसके साथ ही पैरेलल में होगा, तो अगर मैं पैरेलल मतलब ये जो आएगा उसके साथ R का पैरेलल लूँगा, तो जो आएगा इससे छोटा ही आएगा, R से छोटा आएगा। ठीक, अरे आएगा ना, क्योंकि पैरेलल में जो चीज़ आती है, दो चीज़ अगर पैरेलल में है तो जो रिजल्टेंट आता है ना, वो छोटे वाले से भी छोटा आता है। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो R से छोटी आएगी, और इसमें जो वैल्यू आएगी, अगर इसके अलॉन्ग लूँगा तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो r/2 से भी छोटी आएगी। क्या कहते हो? और इसके अलॉन्ग अगर मैं रेजिस्टेंस निकालता तो इसमें जो वैल्यू आती है ना, वो r/3 से भी छोटी आएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है कि सबसे छोटी जो आने की संभावना है वो यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है, और इन सबसे तो यहाँ पे बड़ी ही आएगी। तो ऑफकोर्स मैं देख के भी बोल सकता था कि P and Q है आंसर। तो देख के भी आंसर बोला जा सकता था। कितने लोग मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं? बताओ भाई, भावना समझ पा रही हो भावनाओं को मेरे? सहजान, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो आई होप कि ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और तुम आराम से ऐसे क्वेश्चंस को भी लपेट लोगे। ठीक ना भाई? ओके, अब अपना नेक्स्ट टाइप है, दिस इज आवर नेक्स्ट टाइप, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब एक्चुअली इस पे ना 2-3 बार तो जेई पूछ चुका है। ठीक है, AMU वाले भी एक बार दे दिए थे, AKTU तो मैनी टाइम्स बाद पूछा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन तो कई तरीके बनते हैं, पर बेसिकली आइडिया मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इसको कहते हैं ना, ए इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? इट्स गोइंग अप टू इनफाइनाइट। तो हमें बोला जाता है, इसको बोलते हैं द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट नेटवर्क का रेजिस्टेंस हो, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का अगर नेटवर्क हो, तो आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करोगे? हाउ यू विल फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो ये किसी के दिमाग में तो डाउट नहीं है ना कि अरे सर अब यहाँ से करंट इधर चला जाएगा अगर, तो फिर कहाँ मिलेगा, कहाँ वापस आएगा? ये सर्किट तो टूटा हुआ है। ऐसे किसी के दिमाग में तो ख्याल नहीं आ रहा है ना कि सर सर्किट टूटा हुआ है? नहीं, ऑफकोर्स देखो ऐसा है कि सर्किट टूटा नहीं है, इनफाइनाइट बार जाके ना यहाँ पे जुड़ गया है, इनफाइनाइट बार जाके ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट ना लगाना। ठीक है, तो एक्चुअली मेरे दिमाग में भी एक बार आया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? इन दोनों फिगर में तुम्हें क्या डिफरेंट दिख रहा है? तो इसमें नीचे तो रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा देखो, इसमें क्या है कि इसमें एक जो रेजिस्टेंस यहाँ है वही यहाँ है, फिर जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है। इसमें है कि R1 R2 R3 अलग अलग है, फिर R1 R2 R3 मतलब R1 R3 R2 अलग अलग है। मतलब ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है और ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है।
अब इस पैटर्न को सॉल्व कैसे करें मैं बोलूँगा। देखो पहले इसको सॉल्व करता हूँ, पहले इसको सॉल्व करता हूँ, तुम ना पकड़ना ठीक है, पकड़ोगे ना गाइज। मैं जो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा उसे पकड़ने की कोशिश करना। व्हाट आई एम सेइंग, अगर मैं बोलूँ कि भैया मैं यहाँ से अगर काट के अलग कर दूँ, ठीक है, काट के अलग कर दूँ, मान लो मैंने इसको यहाँ से कट किया, कट करके अलग कर दिया, थोड़ा सा कट करूँगा और अलग कर दूँगा। ये देखो कट करके अलग कर दिया, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ना कट करके अलग कर दिया, तो क्या इन दोनों में तुम्हें कोई डिफरेंस दिख रहा है? अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूँ और यहाँ पे बी लिख दूँ तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है? ऑफ कोर्स नहीं दिख रहा है यार। जितनी चीज़ें यहाँ हैं उतनी चीज़ें यहीं हैं और यहाँ पे भी हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ और यहाँ के बीच के रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट जो आएगा वो RAB आएगा। तो मैं जहाँ से कट किया हूँ, कहाँ से कट किया था? यहाँ से कट किया था, तो मैं उसको वहाँ पे ऐड करता हूँ। दिस इज़ R1 और यहाँ पे है तुम्हारा R2 और दिस इज़ A एंड दिस इज़ B और यहाँ पे क्या आएगा? R इक्वलेंट आ जाएगा, RAB। अरे 1000 बोतल, अगर देखो जहाँ 1000 बाल्टी पानी हो, एक पूरे समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लोगे तो क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। पूरे असंख्य नंबर ऑफ रेजिस्टेंस थे, मैं इनको काट दिया, इसको अलग कर दिया, तो ऐसा थोड़ी ना कि R इक्वलेंट चेंज हो जाएगा। अभी भी नेटवर्क वही है जो पहले था। क्या समझ में आया? ये समझ में आया सबको? तो मैंने माना, तुमने क्या माना है कि A और B के बीच का रेजिस्टेंस क्या है? R इक्वलेंट है। तो मैं लिखूंगा, पहले इन दोनों को सॉल्व करूंगा। ये दोनों क्या है? ये दोनों किस में हैं? अबे सीरीज वाले हाथ उठाया जरा, हैं? सीरीज वाले हाथ उठाया पहले। कौन है? दामिनी तुम सीरीज वाली हो? हाँ बोलो, कौन सीरीज कह रहा है यार? मतलब क्या यार, इन दोनों का एक टर्मिनल। मैंने बोला कि RAB और R2 किस में है? अच्छा R1 और R2 किस में है? एक बात बताना, R1 और R2 किस में है? हैं? दौड़ा के मारूंगा सीरीज बोलोगे तो। अरे करंट अगर यहाँ से फ्लो होती तो एक कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। अरे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना करंट, हैं? अबे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो जरूरी है क्या कि पैरेलल में हो जाए? अबे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि सीरीज में नहीं होगा। अबे यार तुम लोग इतना सवाल कर लिए और ऐसी मतलब बकैती कर रहे हो, लो लेवल की बकैती, गधे हो गया। ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसका मतलब ये सीरीज में नहीं है, लेकिन ये कहीं से नहीं पता चल रहा है कि पैरेलल में है। पैरेलल में होने के लिए वोल्टेज सेम होना चाहिए दोनों के टर्मिनल। क्या है यार? तो ये R1 और R2 सीरीज में नहीं है, गलती से भी नहीं कह देना वरना बहुत कूटे जाओगे। लेकिन R2 और RAB इन दोनों का एक टर्मिनल एक पास है दोनों, और ये वाला टर्मिनल भी एक पास है। हाँ या ना बताओ? तो इसका मतलब ये क्या हो गए भाई? R2 और RAB बताओ भाई, ये पैरेलल में हो गए। अब यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों का नेट निकाल के लिख देना यार। ए भाई सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट मैं बार बार इसीलिए करंट से तुम्हें पकड़वा रहा हूँ, और तुम लोग यार गलत करके आओगे ना, मैं बता रहा हूँ पूरा दिल दुखी हो जाता है। इतना दुख तो तब नहीं होता जब गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाए। तुम लोग ऐसी बातें करोगे तो चलो अब देखो दिस इज RAB और R2, तो क्या होगा? R2 मल्टीप्लाई बाई RAB अपान R2 मल्टीप्लाई बाई R2 प्लस RAB। ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि उन दोनों का मैं नेट लिखना हो तो मैं ये लिख सकता हूँ। कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ भैया आप ये बात लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। यस सर, यही लिख सकते हैं। तो चलो लिख दिया, R2 RAB अपान R2 प्लस RAB। अब तुम कहो कि हाँ भैया जो करंट यहाँ R1 से जा रही है ना वही करंट इसमें आएगी। अब अगर तुम बोलो कि ये दोनों सीरीज में है तो ये मुझे बात समझ में आएगी, ये बात मेरे दिमाग में घुसेगी कि हाँ भाई अब सही कह रहे हो। अरे अब तो सही कह रहा हूँ ना भाई। अबे यार सारे लोग रिस्पॉन्ड करो यार, मैं भौंक रहा हूँ पिछले 1-1.5 घंटे से, घंटा रिस्पॉन्ड किसी का कुछ नहीं मिल रहा है। ये करंट यस सर सेम होगी ना भाई? यस सर। बहुत बढ़िया, यस सर। ठीक। तो ध्यान से सुनो क्या होगा। अब R इक्वलेंट RAB के बीच में R इक्वलेंट लिख दूं, RAB लिख दूं, ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के बराबर। तो R1 प्लस R2 RAB अपान हाँ ये देखो
R2 प्लस RAB आंसर। अब इसको सॉल्व कर लेना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी पे मैं तुम्हें एक एग्जांपल करा के अभी दिखा दे रहा हूँ। बाकी तो अपन लोग लेट अपन लोग बाकी अब लगता है कि बाद में करना चाहिए, बट एक एग्जांपल मैं करा रहा हूँ। मैं यहाँ पे कहाँ से काटूँ, यहाँ से काट दूँ ना, सेम पैटर्न यहीं से फॉलो हो रहा है। ये देखो R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2, तो एक R1 R2 का ख़त्म होने के बाद काट दो, सेम पैटर्न। तो मैं इसको काट के ऐसे लिखता हूँ, देखो ध्यान से। ये 1 ओम, दिस इज 1 ओम, ठीक है, दिस इज A, दिस इज B, और R1 R2 को काट के लिखोगे तो यहाँ पे RAB लिखना पड़ेगा। और RAB को मैंने मान लिया X, मैं मान सकता हूँ ना X, मैं मान लिया कि RAB जो है दैट इज X। यस सर। तो ये पूरा इस पूरे का इक्विवेलेंट मैंने X मान लिया है यहाँ पे। तो अब बताओ क्या ये 1 ओम और 1 ओम सीरीज में है, हाँ या ना? है ना? 1 ओम और 1 ओम सीरीज में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। नो सर, हैं? पैरेलल में? पैरेलल में भी नहीं है ये। मानूंगा बहुत भाई, ना तो ये सीरीज में और ना ये पैरेलल में है। यार कौन कह रहा है पैरेलल? यार तुम देखो इस कॉम्बिनेशन के यार इस 1 ओम का एक सिरा यहाँ है और इस 1 ओम का एक सिरा यहाँ है और दूसरा सिरा यहाँ चला गया है, तो यार पैरेलल में कहाँ से दिख गया भाई? पैरेलल में दोनों सिरे जुड़े होने चाहिए यार। लेकिन मैं बोल सकता हूँ ये 1 और x, ये 1 और x पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकालूंगा तो आएगा x अपान x प्लस 1। देखो x मल्टीप्लाई बाई 1 अपान समेशन। यस सर। चलो तो इन दोनों को मैं मिटा के लिख दिया। भाई ये सीरीज पैरेलल, पता है पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं बहुत बेइज्जती करता हूँ, और पता है ऑफलाइन पढ़ाता था तो एक दो को धो भी देता था उसी में, क्योंकि ये गलत ना करना। मैंने बताया ना, इतना तो गर्लफ्रेंड भागने में भी दुख नहीं होता है जितना बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है। अब देखो ये अब सीरीज में है कि पैरेलल में है? ये 1 ओम और ये आर इक्विवेलेंट सीरीज में है कि पैरेलल में है? पैरेलल में दिखा, सीरीज में है। पैरेलल में दिखा, सीरीज में। हाँ ऑफ कोर्स सीरीज में है, सीरीज में है। तो मैं बोलूंगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू RAB इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो, तो मैं बोलूंगा RAB इज इक्वल टू 1 प्लस x अपान x प्लस 1। ठीक, तो ये क्या आएगा? ये आएगा RAB को तुमने x ऑलरेडी मान रखा है और दैट विल बी, इसको इधर एलसीएम ले लो तो x प्लस 1 प्लस x अपान x प्लस 1। तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट? देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, इसको इधर मैंने गलती कर दिया। रुक जा रे बाबा, कुछ गलती किया हूँ, पक्का गलती किया हूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम लोग कुछ गलती करवा दिए क्या हमसे भाई? स्क्वायर प्लस x हो जाएगा। हाँ देखो ये बच्ची बहुत तेज है, x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आओ तो दैट विल बी x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। हम इसको सिर्फ द्रचार्य से बोलेंगे, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट, देखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो क्या होगा देखो, माइनस बी की जगह पे क्या है? माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस। यार ब्लैक कहाँ जा रहा है? ठीक है दोस्त, ठीक है। ये प्लस माइनस अंडर रूट, बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे? 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए की जगह पे 1, सी की जगह पे मैंने कुछ गलती कर दिया क्या फिर से? ये माइनस होगा ना? अरे माइनस होगा, ये माइनस 1 होगा। हाँ देखो, हाँ सही कह रही थी बच्चा तुम। दैट इज 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 अपॉन 2। तो दैट विल बी 1 प्लस रूट 5 बाई 2 और एक आंसर आएगा 1 माइनस रूट 5 बाई 2। अच्छा ये वाला आंसर का भी पॉसिबल है? ये वाला आंसर क्यों? वाई? रेजिस्टेंस का भी नेगेटिव। हाँ ये निगेटिव नंबर है, रूट 5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, और 1 में से 2 पॉइंट घटाओगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो दिस इज निगेटिव। तो रेजिस्टेंस तो निगेटिव होता नहीं है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज आंसर आवर, दिस इज आंसर। प्लस वाला होगा, तो प्लस वाला आंसर होगा। कितने लोग को फील हुआ कि अरे सर आर इक्विवेलेंट जबरदस्त पढ़ा है, मजा आ गया? कितने लोग को अच्छा लगा? अच्छा लगा सर। ओके